नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक शर्मा स्वागत करता हूं आपका पहले नोई आईएएस में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं संविधान संशोधनों के बारे में, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स किए गए थे उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम शुरुआत करेंगे पहले संविधान संशोधन अधिनियम से, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 से। ठीक है, तो थोड़ा इसके बारे में बैकग्राउंड, इसका जो बैकग्राउंड था वो हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, जब देश आज़ाद हुआ था तो इसके बाद जो सबसे पहली ज़रूरत जो है सामने नज़र आती है वो ये है कि किस तरीके से सामाजिक और आर्थिक समानता को, यानी कि सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी को जो है हासिल किया जाए। ठीक है, तो इसी के संदर्भ में सरकार क्या करती है, सरकार लैंड रिफॉर्म्स के प्रति जो है सक्रियता अपनी दिखाती है। और इसी सक्रियता के चलते जो है ज़मींदारी अबॉलिशमेंट का जो है फैसला लिया जाता है। ज़मींदारी अबॉलिशमेंट यानी कि ज़मींदारी जो प्रथा थी, ठीक है, इसको समाप्त करने का फैसला जो है सरकार लेती है। तो देखिए, जब ज़मींदारी प्रथा को समाप्त करने का फैसला जब सरकार लेती है तो इसका जो रिस्पॉन्स में क्या होता है, लोग जो है कोर्ट में जो है याचिका जो है दायर करना शुरू कर देते हैं। तो इन्हीं सब डेवलपमेंट्स को देखते हुए फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है 1951 का वो लाया जाता है। तो इस अमेंडमेंट एक्ट में जो है तीन महत्वपूर्ण जो है प्रोविजंस या कि बोले कि प्रावधान जो है वो कुछ इस प्रकार है कि पहला इसमें 9th शेड्यूल जो है ऐड किया जाता है। इस 9th शेड्यूल के तहत कहा जाता है कि कोई भी एक्ट जो इस शेड्यूल के अंतर्गत आएंगे वो क्या होंगे, वो जुडिशियल रिव्यू के स्कोप से बाहर होंगे, यानी कि उन एक्ट्स की जो है न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। वहीं जो दूसरा प्रावधान जो 9th शेड्यूल के अंदर जो आता है वो है कि इस शेड्यूल से जो है ज़मींदारी सिस्टम को जो है अबॉलिश कर दिया जाता है। ठीक है, फिर दूसरा जो प्रोविज़न इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में आता है वो ये कि ये आर्टिकल 19 को अमेंड करते हुए उसमें एक क्लॉज 2 जोड़ता है। ठीक है, जिसके हिसाब से देखिए आर्टिकल 19 आपको पता होगा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है उनको उनकी बात करता है। तो इस क्लॉज 2 के जोड़ने के साथ साथ 3 नए जो है रेस्ट्रिक्शंस को इसमें जो है ऐड किया जाता है। तो ये कौन कौन से 3 नए रेस्ट्रिक्शंस हैं, देखिए। पहला है पब्लिक ऑर्डर, यानी कि सार्वजनिक व्यवस्था। दूसरा है फ्रेंडली रिलेशन विद अ फॉरेन स्टेट, यानी कि विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध। और तीसरा जो है रेस्ट्रिक्शन वो है कि इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, यानी कि अपराध के लिए उकसाना। ये तीनों जो है रेस्ट्रिक्शंस इसमें ऐड कर दिए जाते हैं। इसी के साथ जो तीसरा जो प्रोविजन है इस संविधान संशोधन में जो लाया जाता है वो ये कि आर्टिकल 15 को अमेंड करते हुए क्लॉज 4 इसमें जोड़ा जाता है। ठीक है, क्लॉज 4 के जुड़ने पे जो बात कही जाती है वो ये कि नाउ स्टेट वाज एम्पावर्ड टू मेक प्रोविजंस फॉर द एडवांसमेंट ऑफ, देखिए, SEBC यानी कि सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। ठीक है, मतलब इसमें क्या किया गया, क्लॉज 4 के अंतर्गत बोला गया कि इस खंड के माध्यम से राज्य को समाज के जो है सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की उन्नति के लिए, किसके लिए, उन्नति के लिए प्रावधान बनाने के अधिकार दे दिए गए। ठीक है दोस्तों, तो पहला संविधान संशोधन के प्रावधान आपको समझ में आए। अब हम अगले संविधान संशोधन की बात करेंगे जो कि 7वां संविधान संशोधन है। ठीक है, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1956 में जो है लाया गया था। देखिए दोस्तों, आज़ादी के बाद जो है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स की जो है पॉलिसी अपनाई गई थी। ठीक है, जिसके फलस्वरूप हमारा इंडियन यूनियन जो है स्टैब्लिश हो सका था। ठीक है, ये बोल रहा है ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस द इंडियन यूनियन वॉज फॉर्म्ड आफ्टर द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। ठीक है, इसके साथ क्या हुआ, और इसी इंडियन यूनियन का जो डिवीजन है हमने 4 कैटेगरी ऑफ स्टेट्स में किया, जिनको हम ABCD कैटेगरी में जो है जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए फिर तभी क्या होता है, जगह जगह पे पॉलिटिकल मूवमेंट्स होते हैं। ठीक है, जो कि क्या डिमांड करते हैं, भाषा या आधार पर जो है राज्यों का विभाजन की मांग ये लोग करते हैं, यानी कि डिमांडिंग डिवीजन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो है राज्यों का विभाजन की ये लोग मांग करते हैं। ठीक है, तो फॉलोइंग द पॉलिटिकल मूवमेंट्स एंड डेवलपमेंट्स 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट वॉज ब्रॉट। ठीक है, ये मूवमेंट्स को देखते हुए जो है 7वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है लाया जाता है। तो दोस्तों, इसमें 4 बहुत महत्वपूर्ण प्रोविजंस थे। सबसे पहला प्रोविजन था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक और द लैंग्वेज, यानी कि स्टेट्स का जो है रीऑर्गेनाइजेशन किया गया किस बेसिस पे, लिंग्विस्टिक बेसिस पे। ठीक है, भाषा या आधार पे। वहीं दूसरी चीज़ क्या की, जो 4 कैटेगरी ऑफ स्टेट्स थे
बी, सी और डी, इनका क्या कर दिया, देवर रीऑर्गेनाइज्ड इनटू 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज। यानी कि इनको अब क्या कर दिया, इनको विभाजित करते हुए 14 राज्य और 6 जो है केंद्र शासित राज्य बना दिए गए। वहीं तीसरा जो प्रोविजन है वो क्या बोलता है, एक्सटेंडेड ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट्स टू यूनियन टेरिटरीज, यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जो है हाई कोर्ट का जो है विस्तारित जो है क्षेत्राधिकार प्रदान कर दिया गया। ठीक है। चौथा प्रोविजन क्या बोलता है, इट प्रोवाइडेड फॉर अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स, दो और उससे अधिक जो है राज्यों के लिए एक कॉमन जो है हाई कोर्ट का जो है प्रोविजन इसमें दिया गया। पांचवा प्रोविजन बोलता है अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, एडिशनल और एक्टिंग जजेस का जो है अपॉइंटमेंट का जो है प्रोविजन इस अधिनियम में दिया गया। तो दोस्तों इसी के साथ जो है आज़ादी के बाद जो है इंडियन यूनियन में कुछ और प्रिंसली स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को जो है भारत के आज़ादी के बाद इंडियन यूनियन में जो है शामिल किया गया। तो हम एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन से राज्य या केंद्र शासित राज्य जो है आज़ादी के बाद इंडियन यूनियन में जो है शामिल किए गए थे। तो देखिए सबसे पहला हम बात करते हैं दादर एंड नगर हवेली की, जो कि 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1961 के द्वारा जो है इंडियन यूनियन में जो है शामिल किया गया था। इसके बाद गोवा और दमन दीव को 1962 में 12th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है शामिल किया गया। वहीं नागालैंड को शामिल किया गया 13 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962 के तहत। पुडुचेरी शामिल हुआ 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962 के तहत। वहीं मेघालय जो हुआ वो 22nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1969 के तहत इंडियन यूनियन में शामिल हुआ। इसी के बाद जो सिक्किम शामिल हुआ वो 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 में जो है इसको राज्य बनाया गया। तो दोस्तों इसी के साथ हम अगले संविधान संशोधन के बारे में बात करते हैं, जो कि 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 यानी कि 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 है। देखिए दोस्तों इसका अगर हम बैकग्राउंड देखें तो ये संशोधन जो है संशोधन अधिनियम गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के जजमेंट के रिस्पॉन्स में जो है पार्लियामेंट द्वारा लाया गया था। अब ये गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिए थे वो उसमें 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बताया था। ये कौन कौन से जो है पॉइंट्स थे जो जजमेंट के, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए पहली चीज़ उसमें बोली थी कि अमेंडमेंट्स टू फॉल अंडर आर्टिकल 13, यानी कि कोई भी अमेंडमेंट सरकार करेगी वो आर्टिकल 13 के अंदर आएगा। वहीं दूसरी चीज़ पार्लियामेंट्स रेस्ट्रिक्टेड पावर विद रिगार्डिंग 368, यानी कि आर्टिकल्स 368 में जब पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत अपना पावर यूज़ करेगी तो उसका जो पावर है वो अनलिमिटेड पावर नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ज़रूर होंगे। वहीं तीसरी चीज़ जो जजमेंट में बोली गई वो ये कि आर्टिकल 368 के तहत या आर्टिकल 368 में किए गए सारे जो है डेवलपमेंट्स जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आएंगे, यानी कि उनकी न्यायिक समीक्षा की जाएगी। ठीक है, तो गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये 3 जजमेंट्स दिए थे। इन्हीं के रिस्पॉन्स में जो है 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पार्लियामेंट लाती है। तो चलिए देखते हैं इसके क्या प्रोविजंस थे। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971 के जो प्रोविजंस थे वो इस प्रकार थे। इसने सबसे पहले आर्टिकल 13 में एक क्लॉज 4 जोड़ा, वहीं आर्टिकल 368 में एक क्लॉज 3 जोड़ा और कहा कि नाउ द पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, यानी कि अब जो है पार्लियामेंट संविधान का कोई भी प्रावधान जो है उसको संशोधित कर सकती है, साथ ही साथ मौलिक अधिकारों के प्रावधानों को भी संशोधित करने की शक्ति जो है पार्लियामेंट रखती है। ठीक है, दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रोविजन इसमें था वो ये था कि फॉर प्रेसिडेंट इट इज़ नाउ कंपल्सरी टू गिव हिज असेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, यानी कि संविधान संशोधन के लिए लाया गया बिल जब प्रेसिडेंट के पास जाएगा तब राष्ट्रपति क्या करेंगे, उसको बाध्य रूप से यानी कि कंपल्सरीली उसे जो है मंजूरी प्रदान करनी होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये था 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और उसके प्रोविजंस और उसका जो बैकग्राउंड था इसको पारित करने का, उसके बारे में भी हमने जाना। अब हम अगले जो है संविधान संशोधन अधिनियम के लिए बढ़ते हैं, जो कि है 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975। देखिए ये जो अमेंडमेंट एक्ट है वो इमरजेंसी प्रोविजंस को लेकर के इसमें बात होती है। तो इसमें क्या बात की गई, आर्टिकल 123 में क्लॉज 4 जोड़ा गया। ठीक है, और इसके माध्यम से कहा गया डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी बाय द प्रेसिडेंट नाउ नॉन जस्टिसिएबल, यानी कि
प्रेसिडेंट द्वारा, ठीक है, आपातकाल लगाए जाने के पीछे जो भी रीज़न होगा वो क्या होगा, वो फाइनल और कंक्लूसिव होगा और वो किसी भी कोर्ट में जो है चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, इसी के साथ प्रोमulgation ऑफ ऑर्डिनेंसेस बाय प्रेसिडेंट, गवर्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स नाउ नॉन जस्टिसिएबल, यानी कि राष्ट्रपति, ठीक है, राज्यपाल या किसी भी यूनियन टेरिटरीज का जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा उसके द्वारा अगर ऑर्डिनेंस लाया जाता है तो वो भी किसी भी कोर्ट में क्या होगा, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। और साथ ही साथ ये भी प्रोविजन दिया गया कि अब राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट जो है, एम्पावर्ड टू डिक्लेयर डिफरेंट प्रोक्लेमेशंस ऑफ नेशनल इमरजेंसीज ऑन डिफरेंट ग्राउंड साइमल्टेनियसली। ठीक है, एक साथ जो है राष्ट्रपति क्या कर सकता है, कभी भी किसी भी प्रकार का जो है आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा 38वें संविधान में जो है इमरजेंसी प्रोविजंस से रिलेटेड क्या क्या प्रावधान किया गया। अब हम चलते हैं 39th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में हम जानेंगे, जो कि 1975 में ही लाया गया था। तो देखिए इसमें क्या होता है, देखिए इसमें ना 4 ऑफिसेस के, ठीक है, डिस्प्यूट सॉल्व करने की प्रक्रिया को ही बदल दिया जाता है। ये कौन कौन से ऑफिसेस हैं, पहला है प्रेसिडेंट, फिर वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर। तो क्या कहा जाता है इसमें कि एनी डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू दीज ऑफिसेस आर केप्ट बियॉन्ड द स्कोप ऑफ जुडिशरी। ठीक है, यानी कि सच डिस्प्यूट्स कैन नॉट बी क्वेश्चनड इन एनी कोर्ट। ठीक है, तो क्या कह दिया इसमें कि इन ऑफिसेस से, ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और जो लोकसभा का जो स्पीकर है, इन ऑफिसेस से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट होगा, ठीक है, वो जुडिशरी, वो बियॉन्ड जुडिशरी रहेगा। ठीक है, यानी कि वो कभी भी किसी भी कोर्ट में जो है क्वेश्चनेबल नहीं हो सकता। तो दोस्तों इसी के साथ अब हम अगले संविधान संशोधन की बात करते हैं, जो कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 है और जिसको कि हम बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है दोस्तों, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बोलते हैं, आप ज़रा कमेंट करके हमें बताइए। तो दोस्तों ये जो संविधान संशोधन था ये तब लागू किया गया जब जो है इमरजेंसी यानी कि आपातकाल जो है चल रही थी। ठीक है, और इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का जो पर्पस था, ठीक है, वो पर्पस क्या था कि दिस अमेंडमेंट वाज टू ट्रांसफर मेजॉरिटी ऑफ पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू द पार्लियामेंट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की मेजॉरिटी ऑफ पावर्स को क्या करना था, संसद के अधीन जो है ट्रांसफ़र करना था। ठीक है, और दोस्तों सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस जब लाए गए थे तो वो इसी संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लाए गए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रोविजंस इस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लाए गए थे। तो देखिए पहला, हमारे प्रियम्बल में क्या किया गया था, 3 वर्ड ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर और क्या किया गया, इंटीग्रिटी। इसी के साथ एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 4A, जिसमें कि फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है, मौलिक कर्तव्यों के बारे में प्रावधान दिया गया। वहीं तीसरी चीज़ जो कि उसमें क्या की कि आर्टिकल 368 में एक क्लॉज 4 जोड़ा गया। ठीक है, इस क्लॉज के जरिए क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो वृहद जुरिस्डिक्शन और पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू है वो इनसे छीन लिया गया। ठीक है, उसके बाद क्या किया गया, इट इंक्रीज द टेन्योर ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज फ्रॉम 5 to 6 ईयर्स। ठीक है, मतलब लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का जो टेन्योर था उसको 5 साल से बढ़ा करके अब 6 साल कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोविजंस है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और जो कि MPPSC मेंस और प्रीलिम्स में तो इनके लिए इनसे जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ही रहे हैं। ठीक है, इसके बाद क्या किया गया, इट प्रोवाइडेड फॉर द क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस। ठीक है, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस प्रोवाइड करने का जो है इसमें एक प्रावधान दिया गया। ठीक है, उसके बाद क्या किया गया, उसके बाद जो प्रावधान था वो ये था कि ट्रांसफर्ड 5 सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट लिस्ट टू द कंकरेंट लिस्ट, यानी कि राज्य सूची में से जो है 5 सब्जेक्ट्स को निकाल करके समवर्ती सूची में जो है ट्रांसफ़र कर दिए गए। कौन कौन से सब्जेक्ट थे, देखिए पहला था एजुकेशन, ठीक है, दूसरा था फॉरेस्ट, तीसरा था वेट्स एंड मेजर्स, चौथा था प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स और जो 5वां था वो था एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ठीक है, इसी के साथ साथ क्या किया, देखिए इट एम्पावर्ड टू डिप्लॉय आर्म्ड फोर्स टू एनी स्टेट टू डील विद सिचुएशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि केंद्र सरकार को किसी भी अन्य राज्य में जो है सुरक्षा बल, केंद्रीय सुरक्षा बल जो है भेजने की शक्ति प्रदान की गई। ठीक है, इसी के साथ और क्या किया गया, एक आर्टिकल 31D जो है जोड़ा गया। इसमें क्या किया गया, इसमें
प्रावधान दिया गया प्रोहिबिशन ऑफ एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ को लेकर के, ठीक है, जिसके तहत क्या कर केंद्र सरकार के पास पावर हो गई थी कि वो किसी भी तरीके के कानून को जो है पारित कर सकती थी एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ को लेकर के। ठीक है दोस्तों, 44वां संविधान संशोधन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। और ये आपके जो पेपर है एमपीपीएससी मेंस और एमपीपीएससी का जो प्रीलिम्स जो है उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, इसलिए इसकी जो है अहमियत बहुत ज़्यादा है। इसी के साथ हम जो अगला संविधान संशोधन पढ़ते हैं वो है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 का। ठीक है, देखिए ये अमेंडमेंट लाया गया था जब इमरजेंसी जो है वो समाप्त हो चुकी थी, और इस अमेंडमेंट को लाने के पीछे का जो पर्पस था वो ये था कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में जो भी प्रोविजंस किए गए थे ना, उसको बदलने के लिए ये अमेंडमेंट जो है लाया गया था। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से प्रोविजंस जो है 42वें संविधान संशोधन के प्रोविजंस को बदला था। तो पहला हम देख रहे हैं, टेन्योर ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स वर रिस्टोर्ड टू 5 ईयर्स। ठीक है, लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि राज्य विधानसभाओं का जो टेन्योर था उसको वापस से 5 साल का कर दिया गया। ठीक है, दूसरा जो प्रावधान इसमें किया गया वो ये कि राइट टू प्रॉपर्टी को, ठीक है, संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन राइट का दर्जा प्रदान कर दिया गया, यानी कि लीगल राइट उसको बना दिया गया। ठीक है, तीसरी चीज़ क्या करता है, इट रीस्टोर्ड द पावर ऑफ वृट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से छीनी गई वृट ज्यूरिसडिक्शन की जो पावर थी उसको उनको वापस प्रदान कर दी जाती है। ठीक है, वहीं फंडामेंटल राइट्स गारंटीड अंडर आर्टिकल 20 एंड 21 नाउ कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, यानी कि मौलिक अधिकार जो कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 में जो वर्णित है उनको आपातकाल के दौरान क्या नहीं कर सकते, अब उनको समाप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसी के साथ 352 जो आर्टिकल है जो कि नेशनल इमरजेंसी से डील के बारे में बताता है, उसमें क्या था, उसमें पहले टर्म था इंटरनल डिस्टर्बेंस, उसको बदल करके क्या कर दिया जाता है, आर्म्ड रिबेलियन। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना, ये पूछता ही है, ये हर पेपर में सवाल आया है। ठीक है, तो 44वां संविधान संशोधन आपको समझ में आया। इसी के साथ हम अगले संविधान संशोधन पे चलते हैं। तो अब हम बात करते हैं 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के बारे में। देखिए इसमें क्या किया गया, इसमें संविधान में जो है एक नई अनुसूची 10th शेड्यूल जो है ऐड किया गया, और इसके अंदर एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि दल बदला कानून जो है उसके प्रोविजंस या दल बदला कानून जो है इसके तहत लाया गया। वहीं जो अगला संविधान संशोधन था वो है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। ठीक है, जो कि किससे रिलेटेड है, यह है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी कि वोटिंग के जो प्रोविज़न है उससे रिलेटेड ये वाला संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया। तो इसमें क्या किया गया, इसमें वोटिंग एज को, ठीक है, वोटिंग एज को क्या किया गया, घटा दिया गया, कितने से 21 साल से अब जो है 18 साल कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो 61वां संविधान संशोधन जो है आप याद रखिएगा, क्योंकि तमाम एग्ज़ाम्स चाहे वो किसी भी स्टेट सर्विस का हो, एसएससी का हो या कोई से भी सबऑर्डिनेट सर्विसेज का हो, तमाम वो जो है 61वें संविधान के ऊपर जो है प्रश्न पूछते आए हैं। अब जो अगला जो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 का। ठीक है, इसके क्या प्रावधान थे, देखिए, इट प्रोवाइडेड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड प्रोटेक्शन टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। जी हाँ, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को क्या किया गया, उनको अब जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया। किस तरीके से दिया गया, देखिए, संविधान में भाग 9 जो है ऐड किया गया, जिसकी जो टाइटल जो दिया गया वो था पंचायत। ठीक है, इसको ऐड किया गया, और इसी के साथ 11वीं अनुसूची को ऐड किया गया, जिसमें जो है पंचायत से रिलेटेड 29 आइटम्स को रखा गया। ठीक है, इसी के साथ 74वें संविधान संशोधन में क्या किया गया, 74वां संविधान संशोधन में इट गारंटीड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड प्रोटेक्शन टू अर्बन लोकल बॉडीज यानी कि म्यूनिसपैलिटीज़। ठीक है, म्यूनिसपैलिटीज़ को क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रदान किया गया। किस तरीके से किया गया, देखिए, म्यूनिसपैलिटीज़ के लिए भाग 9 के ए में जो है म्यूनिसपैलिटी टाइटल्स रखा गया। ठीक है, इसी के साथ 12वीं अनुसूची में म्यूनिसपैलिटीज़ को लेकर के 18 सब्जेक्ट्स जो है रखे गए। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। तो इसी के साथ अब हम अगला जो है संविधान संशोधन के बारे में बात करते हैं, जो कि 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 2002 का। देखिए इसमें 3 जो है महत्वपूर्ण प्रोविजंस थे।
तो एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। पहला एलिमेंट्री एजुकेशन को लेकर के था, इसको क्या किया गया, इसको नया फंडामेंटल राइट जो है बना दिया गया। ठीक है, कैसे बनाया गया, आर्टिकल 21 में जो है क्लॉज ए 21A जो है जोड़ा गया, जिसमें ये कहा गया कि स्टेट टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रंस ऑफ एज 6 and 14, यानी कि राज्य की जो है राज्य प्रतिबद्ध होगा 6 साल से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ अगला जो आर्टिकल है आर्टिकल 45 में, ठीक है, इट्स सब्जेक्ट्स मैटर वर्क चेंज। ठीक है, इसका जो सब्जेक्ट मैटर था वही चेंज कर दिया गया और अब बोला गया कि स्टेट टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रंस अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 years, यानी कि 6 साल कंप्लीट होने तक जो है राज्य जो है क्या करेगा, अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन जो है उन बच्चों को प्रदान करने की जवाबदारी जो है राज्य की होगी। इसी के साथ साथ नया फंडामेंटल ड्यूटी जो है ऐड किया गया आर्टिकल 51A के द्वारा। ठीक है, इसमें क्या किया गया, ड्यूटी ऑफ एवरी पेरेंट्स और गार्डियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड बिटवीन एज ऑफ 6 and 14। ठीक है, हर पेरेंट्स, ठीक है, हर पेरेंट्स या गार्डियन का जो है ये दायित्व होगा कि वो अपने बच्चे को 6 साल से और 14 साल के बीच तक जो है एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा। किस चीज़ की अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी। तो दोस्तों अब अगला जो इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन अधिनियम है वो है 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 2005 में जो है लाया गया था। देखिए इसका जो बैकग्राउंड था वो ये था कि ये संविधान संशोधन ने क्या किया, इट नल्लीफाइड द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन PA इनामदार केस। देखिए PA इनामदार केस जो कि 2005 का केस था, इसमें क्या दिया गया था, इसमें ये बोला गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि अनएडेड कॉलेजेस में जो है रिजर्वेशन नहीं लागू किया जा सकता। तो इसी के रिस्पॉन्स में जो है 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005 लाया जाता है। और इसका जो प्रावधान था वो ये था कि इसमें कहा गया, एक्सेप्ट फॉर प्राइवेट अनएडेड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस द प्रोविजन टू प्रोवाइड द रिजर्वेशन टू सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास इज अ कंपल्शन टू एवरी अदर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन वेदर एडेड और अनएडेड। यानी कि अब सिर्फ प्राइवेट अनएडेड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को छोड़कर जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस या कॉलेजेस हैं उनमें सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के लिए जो है रिजर्वेशन का प्रावधान करना ज़रूरी हो गया। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा ये प्रोविज़न और ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो दोस्तों अगला हम बात करेंगे बहुप्रसिद्ध 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2014 के बारे में। देखिए इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को लाने का पर्पज़ क्या था, सरकार चाहती थी कि कॉलेजियन सिस्टम को हटा करके, ठीक है, कॉलेजियन सिस्टम क्या है, कॉलेजियन सिस्टम जो है जजेस के अपॉइंटमेंट्स को लेकर के जो सिस्टम है उसको कॉलेजियम सिस्टम बोलते हैं। तो इस सिस्टम को हटा करके नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन जो है सरकार लाना चाह रही थी। ठीक है, मगर होता क्या है, इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को जो है सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देता है और स्ट्रक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इस कॉन्स्टिट्यूशन को 99वें संविधान संशोधन अधिनियम 2014 को सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देता है। तो दोस्तों इसी के साथ जो अगला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो है 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 2017 में आया। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि इसी के द्वारा जो है GST को लागू किया गया। ठीक है, कौन कौन से आर्टिकल्स जो है इसमें जोड़े गए या घटाए गए, तो देखिए इट एडेड आर्टिकल 246A, 269A और 279A। देखिए इन तीनों जो आर्टिकल हैं इनके प्रावधानों को आप एक बार अच्छे से जो है याद कर लें। इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि कौन से आर्टिकल के तहत जो है GST को लागू किया गया। ठीक है दोस्तों, तो अगला जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो है 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 का ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है। इसके तहत क्या किया गया, इसके साथ इट प्रोवाइडेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को क्या किया गया, संवैधानिक जो है स्टेटस प्रदान किया गया। इसी के साथ जो अगला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में हम बात करेंगे वो है 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 2019 में आया। ठीक है,
इसमें आपको पता ही होगा कि मैक्सिमम ऑफ 10% रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया, किसके लिए? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। तो दोस्तों ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण जो है संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि हमको जो है अच्छी तरीके से याद रहना बहुत ही ज़रूरी है। एमपीपीएससी में सवाल जो है डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, चाहे वो 6 मार्क्स की कैटेगरी में पूछे, 3 मार्क्स में तो वैसे भी डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछते हैं, और चाहे वो 15 मार्क्स की कैटेगरी में पूछें। तो आपको ये जो सारे प्रावधान हैं वो अच्छी तरीके से याद होने ज़रूरी है। देखिए 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 के बाद जो है 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट भी पास कर दिया गया 2020 में। ठीक है, ये किस पर्पज़ से था? तो इसमें जो है 2 चीज़ें की गई। ठीक है, पहला तो एससी और एसटी का जो रिप्रेजेंटेशन है उसको बढ़ा दिया गया है। ठीक है, किसमें? लोकसभा रिप्रेजेंटेशन में। ठीक है, वहीं दूसरी चीज़ क्या की है? एंग्लो इंडियंस की जो रिप्रेजेंटेशन थी किसमें? लोकसभा और तमाम राज्य विधानसभाओं में, उसको समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, तो ये भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, याद रखना आपको पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर यहाँ समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको समझ में सारी चीज़ें आई हैं या बहुत सी चीज़ें आपको समझ में आई हैं तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और नीचे कमेंट करके अपना फीडबैक आप ज़रूर दीजिए। आप चाहें तो हमारा जो है टेलीग्राम चैनल, उस जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तमाम तरीके के सवाल जो आपके डाउट्स होंगे सारे आपके क्लियर किए जाएंगे, और टेलीग्राम पे ही हम जो है एमपीपीएससी के जो प्रीलिम्स से रिलेटेड मटेरियल जो है कंटेंट हम आपको उसमें प्रोवाइड करते जा रहे हैं इन्फोग्राफिक्स के ज़रिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।